जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव मॉडल सॉल्व पेपर। दोस्तों, ये पूर्णतः क्लास नई शिक्षा नीति को मद्देनज़र रखते हुए संचालित की जा रही है। यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत आप सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों। अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है तो आपके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि आज की इस क्लास में हमने चूज किया है 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न ही पूछे जाने हैं। अगर आप इन 150 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर 80% क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिल जाएंगी। तो खासकर ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए। दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, चाहे आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, चाहे आप कानपुर यूनिवर्सिटी की छात्र छात्राएँ हों, या आगरा यूनिवर्सिटी से हों, या बिहार यूनिवर्सिटी से, अगर आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सेकेंड सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो पूर्णतः आज हम मॉडल सॉल्व पेपर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। इनमें से बताना है कि कौन सा एक एग्जाम्पल है ग्लोबुलर प्रोटीन का। पहला ऑप्शन दिया गया है मायोसिन, ऑप्शन बी है कोलेजन, सी है कैरोटीन और ऑप्शन डी दिया गया है हीमोग्लोबिन। तो इनमें से जो ग्लोबुलर प्रोटीन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा वो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जब भी आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा। तो प्रोटीन के टाइप्स भी आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन है? हीमोग्लोबिन है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अल्फा एमिनो एसिड बिहेव एज क्रिस्टलाइन कॉइन सॉलिड एंड हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। दोस्तों, पूछा गया है कि अल्फा एमिनो एसिड जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव करता है और उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये किसकी उपस्थिति में होता है? ऑप्शन ए दिया गया है NH2 ग्रुप, ऑप्शन बी है COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऑप्शन सी दिया गया है बोथ NH2 और COOH ग्रुप, और डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अल्फा एमिनो एसिड जो है वो बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह, और इसके पास क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको बताना है। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ NH2 एंड COOH ग्रुप। यानी जो अल्फा एमिनो एसिड होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो NH2 और COOH ग्रुप की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज, यानी कि प्रोटीन का पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? मेन स्ट्रक्चरल फीचर इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है ईथर लिंकेज, ऑप्शन नंबर बी है एस्टर लिंकेज, ऑप्शन सी दिया गया है पेप्टाइड लिंकेज, और ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द थ्री। तो इसमें से जो प्रोटीन का मेन स्ट्रक्चरल फीचर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पेप्टाइड लिंकेज। अब पेप्टाइड लिंकेज का प्रयोग प्रोटीन में ज़्यादातर क्यों है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी कर लेते हैं। तो प्रोटीन दोस्तों एक रैखिक बहुलक होता है जो कार्बोक्सिलिक समूह के एक पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक दूसरे एमिनो एसिड से एमिनो समूह द्वारा जुड़कर बनता है। अब इसमें होता क्या है कि एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर रहेगा और एक क्या हो जाएगा? पेप्टाइड चेन हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका मेन फीचर। स्ट्रक्चर का जो मेन फीचर हो जाएगा वो पेप्टाइड लिंकेज हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि एंजाइम आर, इसमें से पूछा गया एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए है फैटी एसिड, ऑप्शन बी दिया गया विटामिन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है दोस्तों नन ऑफ दीज। तो एंजाइम देखिए, फैटी एसिड एंजाइम के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। विटामिन भी नहीं आते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, एंजाइम के अंतर्गत प्रोटीन आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटीन। इनमें से पूछा गया इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया गया ऊल, ऑप्शन बी है नेल, ऑप्शन सी दिया गया हेयर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है दोस्तों डीएनए। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो आपको साफ तौर पर दिखना चाहिए कि डीएनए जो है ये प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड, यानी एंजाइम किस वर्ग के यौगिक से संबंधित हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि एंजाइम जो है वो किस वर्ग के ग्रुप से संबंधित है। तो ऑप्शन ए दिया गया दोस्तों पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन बी है पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन सी दिया गया है पॉलीनाइट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और ऑप्शन डी दिया गया है हाइड्रोकार्बन्स। तो एंजाइम जो है वो पॉलीपेप्टाइड के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? पॉलीपेप्टाइड के, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है पूछा गया है द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाई। प्रोटीन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा स्टेबलाइज किया गया था, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी है डाईपेप्टाइड बॉन्ड और ऑप्शन सी दिया गया हाइड्रोजन बॉन्ड दोस्तों और ऑप्शन नंबर डी है वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, तो जो प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज किया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो प्रोटीन जो है एक अत्यधिक जटिल पदार्थ है जो सभी जीवित जीवों में मौजूद रहता है और इसकी खोज किसने की थी? ब्रिजीलियस ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1838 में की थी। ठीक है, ब्रिजीलियस ने प्रोटीन की खोज ब्रिजीलियस ने की थी। कब की थी? 1838 में। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन लिविंग सिस्टम इज टू। फंक्शन ऑफ एंजाइम यानी कि एंजाइम का वर्क लिविंग सिस्टम में यानी कि सजीवों में एंजाइम का मेन वर्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया प्रोवाइडेड इम्यूनिटी, ऑप्शन सी है कैटलिस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन और ऑप्शन डी दिया गया प्रोवाइड एनर्जी। तो एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है? तो एंजाइम का जो मेन फंक्शन है दोस्तों वो है कैटलिस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विच प्यूरिन आर फाउंड इन डीएनए। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी प्यूरिन जो है वो डीएनए में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया गुआनिन एंड एडानिन, ऑप्शन बी है एडानिन एंड साइटोसिन, ऑप्शन सी है यूरसिल एंड ग्वानिन एंड ऑप्शन नंबर डी दिया गया गुआनिन एंड थाइमिन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा डीएनए जो है, कौन सा प्यूरिन जो है वो डीएनए में पाया जाता है। तो डीएनए में जो पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है इनमें से हो जाएगा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुआनिन एंड एडानिन। गुआनिन और एडानिन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डीएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्मेड बाय। डीएनए मॉलिक्यूल है जो डीएनए है वो किसके द्वारा फॉर्मेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस पिरिमिडीन, या ऑप्शन नंबर बी है पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस पिरिमिडीन और प्यूरिन, ऑप्शन सी दिया गया है पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस प्यूरिन और ऑप्शन नंबर डी है हेक्सोज शुगर और फास्फोरिक एसिड प्लस प्यूरिन। तो आपको इनमें से बताना था कि डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो किसके द्वारा फॉर्मेट किए जाते हैं। तो डीएनए मॉलिक्यूल दोस्तों पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड के साथ पिरिमिडीन और प्यूरिन का एक मिक्सचर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज प्रोड्यूस बाय। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ई चेरगिफ, ऑप्शन नंबर बी दिया गया वाटसन एंड क्रिक और सी दिया गया है लैंडमार्क और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है डेनिन। तो आपको बताना है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि इसमें से 85% क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे जो आज की क्लास है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और आप सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जितने लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे प्रश्न दिया गया, डीएनए जनरली फाउंड इन, डीएनए जो है जनरली कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ऑप्शन बी दिया गया है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो डीएनए जो होता है जो दोस्तों वो जनरली कहाँ पाया जाता है, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो डीएनए जनरली पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो वहां पर एक डायरेक्ट लिंक दिया होगा जहां पर आपको आंसर शीट के साथ इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय, जेनेटिक कोड जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है डब्ल्यू नरबर्ग एंड मैथेई, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है चार्लमार्क एंड द चार्ल्स विलियम, ऑप्शन सी दिया गया है चैनबर्ग एंड विलियम और डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप लोग फटा से। चलिए जेनेटिक कोड के बारे में मैंने आप लोग को बता भी रखा था कि जेनेटिक कोड जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। जेनेटिक कोड दोस्तों डिस्कवर किया गया था हरगोबिंद खुराना के द्वारा। किसके द्वारा? हरगोबिंद खुराना ने सबसे पहले इसको खोजा था। आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर नाम दिया नहीं गया है। ठीक है, हरगोबिंद खुराना के नाम से आप नोट कर लेंगे कि जेनेटिक कोड जो है सर्वप्रथम हरगोबिंद खुराना ने खोजा था, लेकिन उनका जो मेन फीचर डिस्कस किया था उन्होंने किया था, कितने किया था, डब्ल्यू नैनबर्ग एंड मैथेई ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही होगा, लेकिन आप ध्यान देंगे कि कभी भी ऑप्शन में आपको दिख जाए हरगोबिंद खुराना, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जेनेटिक कोड जो है सर्वप्रथम हरगोबिंद खुराना के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका इस राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है विच बेस इज द प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया दोस्तों कि कौन सा बेस प्रेजेंट है आरएनए में, किसके जगह पर, थायमिन के जगह पर। विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए, यानी कौन सा बेस जो है आरएनए में प्रेजेंट है, किसकी जगह पर, थायमिन की जगह पर। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए दिया गया है यूरिसिल, ऑप्शन बी है एडानिन, ऑप्शन सी है गुआनिन और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है साइटोसिन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है आरएनए, यानी कि इनमें से कौन सा बेस आरएनए की जगह पर, आरएनए में थायमिन की जगह पर प्लेस है। चलिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यूरिसिल। यूरिसिल जो है वो थायमिन की जगह में, थायमिन की जगह पर उपस्थित है, किसमें, आरएनए में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है कि हु वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर द आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि किसे, इसमें से पूछा गया है कि किसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था डीएनए और आरएनए के आर्टिफिशियल सिंथेसिस के लिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है टाउनबर्ग एंड ओकावा, ऑप्शन बी है चार्ल्स डेविन, ऑप्शन सी नंबर दिया गया है हरगोबिंद खुराना और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, क्या दिया गया है, नन ऑफ दीज। तो इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि किसको डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो टाउनबर्ग एंड ओकावा हो जाएगा, यानी कि टाउनबर्ग एंड ओकावा को डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये आप नोट करके रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसका पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ग्लोबुलिन का, ऑप्शन बी है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी दिया गया दोस्तों न्यूक्लियोसाइड और ऑप्शन डी दिया गया है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड है वो किसका पॉलीमर है, यही आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो जो न्यूक्लिक एसिड है दोस्तों वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच एंजाइम हेल्प द
ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि कौन सी एंजाइम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है। पहला ऑप्शन दिया गया आरएनए पॉलीमर्स, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है डाइएस्टेस, ऑप्शन सी है डीएनए पॉलीमर्स और ऑप्शन नंबर डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरएनए पॉलीमर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आपसे कि लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेंज टू लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन इन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड की भाषा और प्रोटीन की भाषा में अंतर क्या है। ठीक है, चेंज क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी दिया गया है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी है रिप्लिकेशन और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है म्यूटेशन। ठीक है, चलिए अब आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रांसलेशन। लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेंज टू लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन इन ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा मेन एनर्जी का मेन सोर्स है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एनर्जी का मेन सोर्स है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एडोसिन डाइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी दिया गया है एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एनर्जी का सबसे मेन सोर्स है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेनासिटिन वर्क एज, फेनासिटिन किसकी तरह वर्क करता है। ऑप्शन ए दिया गया है एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक, ऑप्शन सी है एंटीपायरेटिक और डी दिया गया है ट्रैंक्विलाइजर। तो फेनासिटिन जो है दोस्तों वो वर्क करता है किसकी तरह, वो वर्क करता है एंटीपायरेटिक की तरह वर्क करता है। कभी कभी दोस्तों फेनासिटिन का जनरल फार्मूला पूछ लिया जाता है, इन्हें अणुसूत्र पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे इसका जो अणुसूत्र होता है वो C10H13NO2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्पिरिन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। एस्पिरिन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है कि सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होगा या फिनोल प्राप्त होगा या एस्टिक एसिड प्राप्त हो जाएगा या बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा। तो जब भी हम एस्पिरिन का हाइड्रोलिसिस कराएंगे यानी जल अपघटन कराएंगे तो हमें सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 0.2 प्रेजेंट सोल्यूशन ऑफ फिनोल वर्क एज, यानी कि फिनोल का जो 0.2% घोल है वो किसकी तरह वर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एनालिसिस, ऑप्शन बी दिया गया है एंटीसेप्टिक। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो फिनोल का जब भी पूछा जाए कि फिनोल का 0.2% घोल किसकी तरह वर्क करता है तो वो एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनली यूज ट्रैंक्विलाइजर आर द डेरिवेटिव ऑफ, जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं ट्रैंक्विलाइजर वो किसके डेरिवेटिव होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है क्लोरॉक्सीलेनोल, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ब्यूटोरिक एसिड, ऑप्शन सी दिया गया है सल्फेनामाइड और ऑप्शन डी दिया गया है फिनोल्स। तो जो ट्रैंक्विलाइजर होते हैं वो ब्यूटेरिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। किसके डेरिवेटिव होते हैं, ब्यूटेरिक एसिड के। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ट्रैंक्विलाइजर से ही पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है पूछा गया है ट्रैंक्विलाइजर्स। ऑप्शन ए दिया गया है ट्रैंक्विलाइजर्स, मतलब इसमें पूछा गया है ट्रैंक्विलाइजर के अंतर्गत पूछा गया कि ट्रैंक्विलाइजर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये वर्क किस प्रकार से करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मेक द पेटेंट पैसिव एंड द हेल्प ऑफ कंट्रोल दियर इमोशनल डिस्ट्रेस। ऑप्शन बी है गिव्स एनर्जी टू पेटेंट, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है रेड्यूस टू बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन डी दिया गया है इंक्रीज द कॉमन लाइफ स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। तो जो ट्रैंक्विलाइजर होता है दोस्तों वो मेक द पेटेंट पैसिव एंड द हेल्प ऑफ कंट्रोल द इमोशनल डिस्ट्रेस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में लेके नहीं चलूँगा क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है
और मुझे केवल प्रैक्टिस कराना है ताकि आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन आ जाएं। जो आपके समझ में नहीं आता है वो प्रयास करता हूँ मैं उसको डिफाइन करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द सिंबल ऑफ रेट्रोसिंथेसिस एरो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रेट्रोसिंथेसिस एरो का जो सिंबल होता है वो किस प्रकार से होता है। चलिए जल्दी से आप सभी लोग फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो रेट्रोसिंथेसिस का एरो होता है दोस्तों वो इस प्रकार से बना होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेजेंट कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ ए सेंथॉन इज कॉल्ड। यानी कि एक रेजेंट, एक अभिकर्मक जो क्या करता है, कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ साइथॉन। आप रेजेंट, उस रेजेंट का नाम बताइए जो सेंथॉन के फंक्शन को क्या करता है, बाहर निकालता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दोस्तों इक्विवेलेंट कंपाउंड, ऑप्शन बी है सिंथेसिस इक्विवेलेंट, ऑप्शन सी है टारगेट मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर डी दिया गया सिंथेसिस रेजेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंथेसिस इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंथेसिस इक्विवेलेंट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों द केमिकल क्लास ऑफ एस्पिरिन इज। केमिकल क्लास ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन का केमिकल क्लास इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि पिरिडीन डेरिवेटिव, ऑप्शन बी है सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, ऑप्शन सी दिया गया है पैराजोल डेरिवेटिव और ऑप्शन डी दिया गया है एनिलीन एंड पैरा एमिनोफिनॉल डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जो एस्पिरिन का केमिकल क्लास होता है वो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। क्या होता है दोस्तों, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ पैरासीटामॉल इज। यानी कि पैरासीटामॉल का केमिकल नाम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 4 एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दोस्तों 3 हाइड्रोक्सी फेनिलैक्टामाइड, ऑप्शन सी दिया गया है N2 हाइड्रोक्सी फेनिलैक्टामाइड, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 4 हाइड्रोक्सी फेनिल एसिटामाइड। तो जो केमिकल नेम हो जाएगा पैरासीटामॉल का, जो केमिकल नाम होगा वो हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी फेनिल एसिटामाइड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीपायरेटिक ड्रग्स आर यूज। जो एंटीपायरेटिक दवाएं जो होती हैं वो किसके प्रयोग में आती हैं, किसके यूज़ में आती हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दोस्तों कि टू लोअर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए। या ऑप्शन नंबर बी दिया गया है टू लोअर हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी है टू लोअर लिपिड्स और ऑप्शन नंबर डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो जो एंटीपायरेटिक जो ड्रग्स होती हैं वो प्रयोग की जाती हैं टू लोअर बॉडी टेम्परेचर के लिए, यानी कि बुखार में ये दवा यूज आती है बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स आर एंटीबायोटिक एक्सेप्ट, यानी कि ये सभी दवाएं जो हैं एंटीबायोटिक एक्सेप्ट करती हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों दिया गया है सेप्टोमाइसिन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पेनिसिलिन, ऑप्शन सी दिया गया है क्लोरेम्फेनिकॉल, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ट्रेमोक्साजोल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रेमोक्साजोल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ATG यानी 3 डायोक्सी थाइमिडीन इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ। जो ATAZT है यानी इसका नाम है 3 डायोक्सी थाइमिडीन है, वो किसके ट्रीटमेंट में यानी किसके उपचार में कार्य करती है। पहला ऑप्शन दिया गया है मलेरिया के, ऑप्शन बी दिया गया है एड्स और ऑप्शन बी दिया गया है पॉन्सिटिस के लिए, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कालाजार। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि AZT किसके प्रयोग में आती है, एड्स के प्रयोग में आती है। एड्स के ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है 3 डायोक्सी थाइमिडीन का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोस्टली द ड्रग मेटाबॉलिज्म अकर्स, यानी मोस्टली ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या अकर्स करता है। ऑप्शन नंबर, तो जो मोस्टली ड्रग्स हैं, जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है
वो क्या अकर्स करता है, वो लीवर को अकर्स करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल इज नॉट पॉसिबल टू मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। ठीक है, यानी कि इनमें से पूछा गया है, इनमें से कौन सा यूनिट सेल जो है वो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल के लिए पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है परमिटिव, ऑप्शन नंबर बी है इंडिकैरिड, ऑप्शन सी दिया गया है कि इंडिसेंट्रेड, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है फेस सेंट्रेड और ऑप्शन नंबर डी दिया गया बॉडी सेंट्रेड। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका जो सॉलिड स्टेट है दोस्तों। सॉलिड स्टेट से बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं। हाल ही में डीडीयू यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं सॉल्व किया है डीडीयू यूनिवर्सिटी का पेपर, टेलीग्राम चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और चैनल पेज पर आप देख लीजिए, मैंने इसका आंसर की आप लोग को सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं सॉलिड स्टेट से, और रिटर्न पैटर्न पर भी एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है आना, जो है ब्रैग्स का इक्वेशन। ब्रैग्स का इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो चलिए, तो इसलिए आपको तैयार करना ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा यूनिट सेल जो है वो पॉसिबल नहीं है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया परमिटिव, ऑप्शन बी है इंडिसेंट्रेड और ऑप्शन सी दिया गया है फेस सेंट्रेड और डी दिया गया बॉडी सेंट्रेड। तो ये पॉसिबल किसके लिए नहीं है, फेस सेंट्रेड और बॉडी सेंट्रेड के लिए पॉसिबल नहीं है। ए और बी इसका दोनों, सी माफ करिएगा, सी और डी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेस सेंट्रेड और बॉडी सेंट्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ Na प्लस इन Na2O, यानी कि Na2O में Na प्लस का आपको बताना है कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेट नंबर निकालने के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है, वहाँ पर आप एक बार विजिट कर लीजिएगा। और जो इसमें से कंप्लीट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको लिखित तौर पर बताना है तो मैं आप लोग को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा इसका आंसर बता देता हूँ क्योंकि यही प्रश्न पूछे जाएगा, इसमें कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, Na2O में अगर आपसे Na प्लस का पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कोऑर्डिनेट नंबर, तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4। ठीक है, Na2O में जो Na प्लस का कोऑर्डिनेट नंबर होगा वो कितना होगा, वो 4 होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इन ए NaCl Cl माइनस आयन ऑक्यूपाई स्पेस इन द फैशन। ठीक है, NaCl स्ट्रक्चर में Cl माइनस जो है, Cl माइनस आयन जो है वो ऑक्यूपाई स्पेस द फैशन किसके रूप में कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है FCC, ऑप्शन बी दिया गया है BCC, ऑप्शन सी दिया गया है बोथ और ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इन NaCl द Cl माइनस आयन ऑक्यूपाई स्पेस इन द फैशन ऑफ FCC, फेस क्यूबिक सेंटर। क्या है दोस्तों, फेस क्यूबिक सेंटर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेपलेटिक हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्पेसलेटिक आर पॉसिबल इन द क्रिस्टल, यानी कि कितने प्रकार के स्पेसलेटिक जो हैं वो क्रिस्टल में पॉसिबल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 23, ऑप्शन बी दिया गया है 7, ऑप्शन सी दिया गया है 230 और डी दिया गया है 14। तो चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि स्पेस लाइटिंग में कितने प्रकार के क्रिस्टल संभव हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेप, यानी कि स्पेस लाइटिक क्रिस्टल में जो है कुल मिलाकर के 14 प्रकार के स्पेस लाइटिक प्रेजेंट हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल होते हैं कितने स्ट्रक्चर, 14 हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम क्रिस्टलाइजर विथ, पोटेशियम का जो क्रिस्टलाइजर होता है वो किसके साथ होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है FCC, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है BCC और सी दिया गया है सिंपल क्यूबिक और डी दिया गया है ऑर्थोहोमिक। ठीक है, ऑर्थोहोमोविक के साथ। तो पोटेशियम का जो क्रिस्टलाइजर्स होता है वो किसके साथ पॉसिबल होता है दोस्तों, वो पॉसिबल होता है BCC के,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए जोरदार तरीके से। सभी लोग यार प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दीजिए ज़रूर। अगर आप देख रहे हैं, अगर आपके लिए मैं मेहनत किए जा रहा हूं तो आपका फ़र्ज़ है कि आप वीडियो को लाइक करिए। बिल्कुल मुफ्त में क्लास दी जाती है आपको, ठीक है। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बस इतनी ही हेल्प आपको मेरी करनी है और मैं आपका हेल्प बराबर करता रहूँगा। अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आप ये मानिए कि निश्चित तौर पर आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। जो भी कंटेंट मेरे पास है मैं आप लोग को देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर्स आर। पॉलीमर्स क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी दिया गया है माक्रो मॉलिक्यूल्स और ऑप्शन बी दिया गया है सब माइक्रो मॉलिक्यूल और डी दिया गया नन ऑफ दिस। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं जल्दी से फटाफट से आप लोग बताइए। आप लोगों ने तैयारी की होगी और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन एक बार सॉल्व भी करा चुका हूँ मैं आप लोग को। तो पॉलीमर जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटर पार्टिकल फोर्स बिटवीन लीनियर चेन इन नायलॉन 66 आर। यानी कि इंटर पार्टिकल फोर्स किसके बीच में? लीनियर चेन के बीच में नायलॉन 66 में क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी दिया गया है कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी है आयनिक बॉन्ड और डी दिया गया है अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इस कोपॉलीमर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पॉलीमर जो है वो कोपॉलीमर है और मुझे लगता है आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पॉली प्रोपलीन, ऑप्शन बी दिया गया नायलॉन 66, ऑप्शन सी है पीबीसी और डी दिया गया टेफ्लॉन, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो नायलॉन 66 हो जाएगा। मुझे आशा था आप लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे, ठीक है। नायलॉन जो है वो एक प्रकार का क्या है? कोपॉलीमर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज द होमोपॉलीमर। इनमें से कौन सा पॉलीमर होमोपॉलीमर है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बैकेलाइट, ऑप्शन बी है नायलॉन 66, ऑप्शन सी दिया गया है टेरिलीन और ऑप्शन सी दिया गया है नियोप्रीनिन, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना था कौन सा पॉलीमर होमोपॉलीमर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो होमोपॉलीमर में से होमोपॉलीमर क्या हो जाएगा? तो जो आपका नियोप्रीनिन है वो क्या हो जाएगा? ये प्रकार का क्या है? होमोपॉलीमर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें नायलॉन 66, तो नायलॉन 66 क्या है आपका? ये एक प्रकार का कोपॉलीमर है, ठीक है। टेरिलीन बहुत ही जो है महत्वपूर्ण यौगिक है। जो आप देखते हैं, आप कुकर देखते हैं, कुकर या बर्तन आप देखते होंगे जो ब्लैक कलर का आता है जिसमें बैकेलाइट की परत चढ़ी होती है। तो जिसमें जो ब्लैक कलर चढ़ा होता है वो किसका होता है? टेरिलीन का होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा नियोप्रीन हो जाएगा, नियोप्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलीमर होमोपॉलीमर की बात हो तो आप नियोप्रीन पर टिक करेंगे और कोपॉलीमर की बात हो तो नायलॉन 66 पर आप टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, यानी कि किस प्रकार विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलीमर हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स। यानी इनमें से कौन से पॉलीमर के पास स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स होते हैं। अब इसमें आपको एक बात यहीं पर क्लियर हो जाएगी कि जो इसमें चार दिए गए हैं ये चारों क्या हैं? एक प्रकार के पॉलीमर हैं। क्या हैं? चारों पॉलीमर हैं। पहला दिया गया है इलेस्टोमर्स दिया गया है। क्या दिया गया है? इलेस्टोमर्स। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है थर्मोप्लास्टिक, ये भी क्या है? एक प्रकार का पॉलीमर है। ऑप्शन सी दिया गया है फाइबर्स और डी दिया गया है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है। तो आपको बताना था इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स, यानी इनमें से कौन सा पॉलीमर है जिसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत इंटर पार्टिकल फोर्स होता है। तो जो सबसे मजबूत फोर्स होता है दोस्तों वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के पास होता है। किसके पास होता है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के साथ। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में दोस्तों जो आपकी प्रश्न आने हैं सबसे अधिक, मैं उन टॉपिक का नाम बता देता हूँ। आपका जो यूनिट है यूनिट नंबर 5 यानी कि सॉलिड स्टेट आपको ध्यान देना है। उसके बाद में यूनिट 6 ध्यान देना है और यूनिट 7 और 8 ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके मानकर चलिए 50% से
60% क्वेश्चन यहाँ से आपके उठेंगे। बाकी के जो आपके 3-4 चैप्टर हैं वहाँ से, यानी कि 5 चैप्टर से जो आपके प्रश्न आने हैं वो 30% क्वेश्चन आने हैं। लेकिन जो आपके लगभग 4 चैप्टर हो जाते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के बाद का जो चैप्टर है केमिस्ट्री, अब न्यूक्लिक एसिड के बाद जो चैप्टर है मेडिसिनल केमिस्ट्री से जहाँ से स्टार्ट होती है, सॉलिड स्टेट हो गया, पॉलीमर्स के बारे में हो गया, ठीक है। तो ये आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका, ठीक है। तो यूनिट नंबर आप ध्यान रखेंगे, जो आपका यूनिट नंबर 6 है उसको आप कम्प्लीटली तैयार कर लीजिएगा। यूनिट 5 आपको कम्प्लीटली MCQ तैयार करना है। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनेंगे दोस्तों वो यूनिट 8 से बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको कम्प्लीटली तैयार कर लेना है। और जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने आपके होल सिलेबस का MCQ तैयार किया है, ठीक है। ये लगभग 150 के अबाउट MCQ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको ही तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। यहीं से रिलेटेड सभी प्रश्न आ जाएंगे आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचुरल फाइबर्स। इनमें से बताना है आपको नेचुरल फाइबर्स इनमें से कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेचुरल फाइबर्स से पूछा गया प्रश्न। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था दोस्तों नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स में आप ध्यान रखेंगे कि जो नेचुरल फाइबर्स होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का नेचुरल फाइबर्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू द टेरिलीन। यानी इनमें से पूछा गया है कि कौन सा, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है किसके रिगार्डिंग, टेरिलीन के रिगार्डिंग। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ऑप्शन बी है सिंथेटिक फाइबर्स, ऑप्शन सी दिया गया है कंडेंसेशन पॉलीमर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर जो है वो टेरिलीन के सापेक्ष में सही नहीं है, इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, आप एग्जांपल आप जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन जो है वो किसका एग्जांपल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन बी है फ्री रेडिकल्स एडिशन पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया कंडेंसेशन एज द एडिशन पॉलीमराइजेशन, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो जिगलर नाटा तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जिगलर नाटा कैटालिस्ट एग्जाम्पल पूछा गया था दोस्तों, तो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन का जो एग्जाम्पल है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन किसका एग्जाम्पल है, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द पॉलीमर्स हैज़ द स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल फोर्स, ठीक है। इनमें से किस पॉलीमर के पास स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्टीरियोमर्स, ऑप्शन बी दिया गया थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ऑप्शन सी है फाइबर्स, और डी दिया गया थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी थर्मोसेटिंग जो आपका पॉलीमर है, ऑप्शन नंबर बी थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो है वो एक प्रकार का स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल फोर्स है। इस प्रकार से ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू टेरिलीन। इनमें से कौन सा सही नहीं है, किसके सापेक्ष में, टेरिलीन के सापेक्ष में, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, बी दिया गया सिंथेटिक फाइबर्स, ऑप्शन सी दिया गया है कंडेंसेशन ऑन द पॉलीमर, ऑप्शन डी दिया गया है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो इनमें से जो सही नहीं है किसके रिगार्डिंग, टेरिलीन के, तो हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन्स आर, यानी सिलिकॉन्स हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एल्किल सैलिसिलेट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर। तो दोस्तों जो सिलिकॉन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है,
सिलिकॉन आर इनर्ट टू, सिलिकॉन जो है वो इनर्ट कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बी के एसिड, बी है बी की बेस, ऑप्शन सी है साल्ट और डी दिया गया ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों सिलिकॉन जो है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, यानी सिलिकॉन जो है इनर्ट है कहाँ पर? बी के एसिड, बिग बेस और साल्ट सोल्यूशन के साथ, यानी इन तीनों ऑप्शनों के साथ ये क्या है? इनर्ट हैं। इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन सी, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लीनियर, ऑप्शन बी है साइक्लिक, ऑप्शन सी दिया गया क्रॉस लिंकेज और डी दिया गया ऑल ऑफ दीज। तो आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे सिलिकॉन का जो है स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। सिलिकॉन का जो सिंबल होता है दोस्तों SI होता है और इसका एटॉमिक के नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि जनरल फार्मूला ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है। तो जो सिलिकॉन का जनरल फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है RnSiO4n⁴ होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जनरल फार्मूला सिलिकॉन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है रिएक्शन द इंटरमीडिएट ऑफ सिलिकॉन इज, रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन पूछा गया है, रिएक्शन ऑफ इंटरमीडिएट सिलिकॉन, सिलिकॉन का इंटरमीडिएट रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है R3SiCl, बी दिया गया है R2SiCl2 और ऑप्शन सी है RSiCl3 और डी दिया गया ऑल ऑफ द दीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द दीज। ठीक है, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट सिलिकॉन का जो इंटरमीडिएट रिएक्शन हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच इज़ यूज टू द सीलिंग ऑफ जॉइंट ऑफ द जेट एयरक्राफ्ट। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सिलिकॉन ग्रेस, ऑप्शन बी दिया गया है सिलिकॉन फ्लड, ऑप्शन सी दिया गया सिलिकॉन रबर और ऑप्शन नंबर दिया सिलिकॉन रेसिन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलिकॉन रबर का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? एयरफोर्स जेट में। ठीक है, एयरक्राफ्ट के जेट में जो है सीलिंग के लिए यूज किया जाता है सिलिकॉन रबर का प्रयोग है। नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीमर इन विच टू और मोर केमिकली डिफरेंट मोनोमर पार्टिसिपेट्स आर कॉल्ड। ठीक है, यानी कि इसमें जो पूछा गया है दोस्तों पॉलीमर पूछा गया है वो कौन सा पॉलीमर है जो दो या दो से अधिक केमिकली डिफरेंट मोनोमर मोनोमर में पार्टिसिपेट करता है, वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया एडिशन पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन बी दिया गया है को पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन सी है चेन पॉलीमराइजेशन और डी दिया गया है होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी को पॉलीमराइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, ये क्वेश्चन डीडी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है नियोप्रीन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आइसोप्रीन, ऑप्शन सी दिया गया क्लोरोप्रीन और ऑप्शन नंबर डी ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो बताना है इसमें से कि नेचुरल रबर इस पॉलीमर ऑफ, तो जो नेचुरल रबर है दोस्तों वो आइसोप्रीन का क्या है? पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द आर्टिफिशियल पॉलीमर, इनमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल पॉलीमर नहीं है? ऑप्शन ए है पॉली एथिलीन, ऑप्शन बी है पीबीसी यानी पानी वायलिन क्लोराइड, ऑप्शन सी है नायलॉन और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सेलोफेन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है वो आर्टिफिशियल पॉलीमर नहीं है? ठीक है, तो आर्टिफिशियल पॉलीमर की बात हुई है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलोफेन जो है ये क्या है? ये आर्टिफिशियल पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीमर, इनमें से कौन सा एक पॉलीमर है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एडिपिक एसिड, ऑप्शन सी दिया गया है क्लोरोप्रीन, ऑप्शन सी है आइसोप्रीन और डी दिया गया है टेफ्लॉन। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है, क्या बताना है कि कौन सा पॉलीमर है? तो दोस्तों जो टेफ्लॉन जो है वो क्या है? एक प्रकार का पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द
प्रोडक्ट ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन इस, यानी कि कौन सा इसमें से प्रोडक्ट है जो एडिशन पॉलीमराइजेशन के यूज़ में आता है। ऑप्शन ए दिया गया पीवीसी पानी वाइनिल क्लोराइड, ऑप्शन सी है नाइलॉन, ऑप्शन डी दिया गया सी दिया गया माफ करें दोस्तों टेरिलीन, और ऑप्शन डी दिया गया पॉलीएमाइड। ठीक है, तो इनमें से प्रोडक्ट ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन का इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीवीसी जो है ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन इज फॉर्मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, यानी कि टेफ्लॉन जो है किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है फ्लोरोइथीन, ऑप्शन बी दिया गया है डाईफ्लोरोइथीन, ऑप्शन सी दिया गया है ट्राईफ्लोरोइथीन, और डी दिया गया है टेट्राफ्लोरोइथीन। तो जो टेफ्लॉन होता है दोस्तों वो जनरली टेट्राफ्लोरोइथीन के बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेरिलीन इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड, यानी जो टेरिलीन है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है एथिलीन ग्लाइकॉल और किसका है। तो ये टेरिलीन जो हो जाएगा वो कंडेंसेशन पॉलीमर है किसका है दोस्तों। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं इसको प्रयास करूँगा कि आप लोग के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, टेरिलीन इज़ द कंडेंसेशन पॉलीमर। तो टेरिलीन क्या है, एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर है। पहली बात तो आप इसको आपसे हो सकता है ऑप्शन पूछ लिया जाए टेरिलीन इस, ऑप्शन दे दिया जाए कंडेंसेशन एडिटिव पॉलीमर। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे टेरिलीन जो है एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर है जो एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ साथ टेट्रापैथेलिक एसिड कंटेन करता है, टेट्रापैथेलिक एसिड कंटेन करता है, यानी टेरिलीन इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेट्रापैथेलिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच among of the following compound is used to the synthesis of nylon 66, यानी which of the among इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो नाइलॉन 66 के सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक एसिड, बी दिया गया एडिपिक एसिड, ऑप्शन सी दिया गया है सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन डी दिया गया है पैथेलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडिपिक एसिड, यानी कि एडिपिक एसिड जो है वो नाइलॉन 66 के सिंथेसिस में यूज किया जाता है, इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्रोपिलीन, ऑप्शन बी दिया गया है पीवीसी, और सी ओरिलीन दिया गया है, और डी दिया गया है टेरिलीन। ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर, तो कंडेंसेशन पॉलीमर दोस्तों ऑप्शन टेरिलीन जो है एक प्रकार का क्या है कंडेंसेशन पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अभी मैंने आप लोग को टेरिलीन के बारे में बताया था कि टेरिलीन जो है एक प्रकार का क्या है कंडेंसेशन पॉलीमर है, और पीवीसी जो है ये क्या है एक प्रकार का एडिटिव पॉलीमर है। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज फॉर्मेड बाय द पॉलीएमाइड, यानी इनमें से कौन सा फाइबर जो है वो पॉलीएमाइड के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है डिक्रॉन, ऑप्शन बी है ओरलॉन, ऑप्शन सी है नाइलॉन, और डी दिया गया रेयॉन। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइलॉन। ठीक है, यानी कि इनमें से पॉलीएमाइड के द्वारा कौन सा फाइबर, यानी कि इनमें से कौन सा फाइबर पॉलीएमाइड के द्वारा प्राप्त होता है, तो नाइलॉन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इन नाइलॉन 66R, जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है नाइलॉन 66 में वो कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया वंडर वाल फोर्स, बी है हाइड्रोजन बॉन्ड, सी है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइलॉन 66 में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइलॉन 66 में कौन सा बॉन्ड प्रयोग किया जाता है तो आप ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए अगला है टेरिलीन इस, टेरिलीन क्या है तो पहला दिया गया पॉलीएमाइड, ऑप्शन बी दिया गया पॉलीएस्टर, ऑप्शन सी है पॉलीएस्टरीन, और डी दिया गया है पॉली एक्रोनाइट्रिल। ठीक है, तो टेरिलीन क्या है दोस्तों
टेरिलीन जो है एक प्रकार का पॉलीएस्टर होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनमें से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो आपका जो ये बैकेलाइट होता है वो क्या होता है दोस्तों? ये एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द कैटालिस्ट यूज इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएथिलीन देन बाय द जिगलर नाटा मेथड। तो जिगलर इसमें पूछा गया है कि वो कौन सा कैटालिस्ट है जो पॉलीएथिलीन के फॉर्मेशन में जिगलर नाटा मेथड से प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया TiCl4 प्लस C6H5 3Al। ऑप्शन बी दिया गया TiCl3 प्लस CH3 का होल थ्राइस Al, या TiO2 या टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा TiCl प्लस CH3 का होल थ्राइस Al जो है ये पॉलीएथिलीन के फॉर्मेशन में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके मेथड से? जिगलर नाटा मेथड से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पॉलीमर फॉर्मेड बाय द रिएक्शन बिटवीन द डाईमेथिल टेट्रा पैथिलेट एंड एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल इस, यानी पॉलीमर वो कौन सा पॉलीमर है जो फॉर्मेट किया जाता है यानी प्राप्त किया जाता है रिएक्शन बिटवीन डाईमेथिल टेट्रा पैथिलेट और एथिलीन ग्लाइकॉल। वो कौन सा पॉलीमर है जो डाईमेथिल टेट्रापैथिलेट और एथिलीन ग्लाइकॉल के रिएक्शन द्वारा प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया नाइलॉन 6, ऑप्शन बी है नाइलॉन 6। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डेक्रॉन। डेक्रॉन जो है वो डाईमेथिल टेट्रापैथिलेट और एथिलीन ग्लाइकॉल के रिएक्शन द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेड डाई। इनमें से कौन सा एक बेड डाई का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है इंडिगो, बी दिया गया मेलोकाइट ग्रीन, ऑप्शन सी है एलिजीरिन और डी दिया गया एचो डाई। तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सा एग्जाम्पल है बेड डाई का। तो इंडिगो दोस्तों, इंडिगो जो है एक प्रकार का बेड डाई का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन ए पैंथलिन डाई इस, पैंथलिन डाई है। तो ऑप्शन ए दिया गया है फिनोल पैंथलिन, ऑप्शन सी है मेलेकाइट ग्रीन और सी दिया गया एलिजीरिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिनोल पैंथलिन जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइफिनॉल आर्थोमेथेन डाई इस। ऑप्शन ए दिया गया है मर्क्यूरस येलो, बी दिया गया है कि मेथिल ऑरेंज, सी दिया गया इंडिगो और ऑप्शन नंबर डी है मेलेकाइट ग्रीन। तो जो ट्राइफेनिल ऑर्थोमेथेन डाई है वो कौन सा हो जाएगा? वो मेलेकाइट ग्रीन हो जाएगा। मेलेकाइट ग्रीन जो है दोस्तों वो एक प्रकार का क्या है? ट्राइफेनिल ऑर्थोमेथेन डाई है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसिडिक डाई इज। इनमें से पूछा गया है कौन सा एक एसिडिक डाई है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कांगोरेड, ऑप्शन बी दिया गया है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी है मर्क्यूरस येलो और डी दिया गया है मेलेकाइट ग्रीन। तो एसिडिक डाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसिडिक डाई पूछा गया है तो आपका जो कांगोरेड है दोस्तों वो एक प्रकार का क्या है? एसिडिक डाई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए डाई एब्जॉर्ब द वेवलेंथ, एक डाई एब्जॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ लाइट एसोसिएटेड विथ ब्लू कलर इट विल सीम। ठीक है, ये डाई जो है वो एब्जॉर्ब करती है वेवलेंथ ऑफ लाइट एसोसिएटेड विथ ब्लू कलर इट सीम ऑफ, यानी कि ये हमें क्या देगी या क्या प्राप्त करेगी ये वेवलेंथ। तो ये जो डाई हो जाएगी वो ब्लू हो जाएगी या रेड हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी या येलो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा येलो, यानी कि ए डाई एब्जॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, एसोसिएटेड विद ब्लू कलर इट विल
इट विल सीन येलो कलर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच मेटल आयन एलिजरीन विल गिव द रेड कलर टू द फैब्रिक, यानी कि किस मेटल आयन के साथ एलिजरीन जो है वो रेड कलर देगा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है Fe3+, बी दिया गया है Cr3+, बी दिया गया है Al3+, और डी दिया गया है Ba2+। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Fe3+ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एप्लीकेशन ऑफ द मॉडरेट डाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, यानी कि एप्लीकेशन मॉडरेट डाई इन द एप्लीकेशन ऑफ मॉडरेट डाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर ए है एसिडिक, बी है मेटल आयन, ऑप्शन सी दिया गया फिनोल, और डी दिया गया बेंजीन। तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेटल आयन। मेटल आयन जो है वो एप्लीकेशन है मॉडरेट डाई का। ठीक है, और इस मतलब मेटल आयन की रिक्वायरमेंट होती है मॉडरेट डाई में। इनमें से कौन सी एप्लीकेशन, तो मेटल आयन एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है, प्रयोग किया जाता है मॉडरेट डाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एजोडाई, इनमें से कौन सा एक प्रकार का एजोडाई है। ऑप्शन ए है ऑरेंज फर्स्ट, बी है मैलेकाइट ग्रीन, और ऑप्शन सी दिया गया इंडिगो, डी दिया गया एलिजरीन। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एजोडाइन के सापेक्ष में जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑरेंज फर्स्ट जो है वो क्या है, एक प्रकार का एजोडाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है यानी गलत है। ऑप्शन ए है ऑल डाई आर कलरलेस, जो सभी डाई होती हैं वो कलरलेस होती हैं। ऑप्शन नंबर आर कलर्ड, लेस नहीं माफ करिएगा दोस्तों, आर डाई आर द कलर्ड, यानी कि सभी डाई जो होती है वो कलर्ड होती हैं, सही है। बी है एवरी कलर्ड कंपाउंड इज नॉट ए डाई, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी दिया डाई आर द अनएफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक चेंज, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यही कथन इसका गलत है। और डाई आर द इनसॉल्युबल इनटू वाटर, डाई जो होती है वो क्या होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजोडाइन, इनमें से कौन सा एक एजोडाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बिस्मार्क ब्राउन, बी दिया गया मेथिल ऑरेंज, सी है मेथिल रेड, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया मैलेकाइट ग्रीन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एजोडाइन नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैलेकाइट ग्रीन जो है प्रकार का एजोडाइन नहीं है। बाकी ये सब तीनों क्या हैं, एक प्रकार के एजोडाइन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है द केस ऑफ कलर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू, केस ऑफ कलर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू, तो ये हो जाएगा क्रोमोफेर। ऑप्शन बी दिया गया एक्सोक्रोम, सी दिया गया रेजोरेंस, ऑप्शन नंबर डी दिया गया ए एंड सी बोथ। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कारण, पूछा गया है कलर, यानी कि केस ऑफ कलर, कलर का कारण क्या है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कलर का क्या कारण है, क्या केस है, किसके कारण जो है ये कलर अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करते हैं, क्या एक्सोक्रोम या क्रोमोफेर या अनुनाद के कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रोमोफेर और रिजोनेंस के कारण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच डाई इज यूज टू द प्रिपरेशन ऑफ बूट पॉलिश, यानी इनमें से कौन सा डाई जो है वो बूट पॉलिश के प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया बिस्मार्क ब्राउन, ऑप्शन सी है मैलेकाइट ग्रीन, और डी दिया गया है पैरा रिजोलिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बिस्मार्क ब्राउन। बिस्मार्क ब्राउन जो है वो बूट पॉलिश के प्रयोग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्लड शुगर इस, इनमें से पूछा गया ब्लड शुगर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया फ्रक्टोज, बी है सुक्रोज, सी दिया गया ग्लूकोज, और डी दिया गया माल्टोज। आपको बताना है ब्लड शुगर। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे ब्लड शुगर इनमें से कौन सा है, क्योंकि इस टॉपिक के जो भी प्रश्न है मैंने आप लोग को पहले भी सॉल्व करा दिया था। ठीक है, तो ब्लड शुगर कौन सा है, तो ग्लूकोज जो है उसे ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया ग्लूकोज, बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज और डी दिया गया माल्टोज। ठीक है, तो इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर बताना है दोस्तों। तो जो सुक्रोज है वो क्या है, एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, आप लोग इतनी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसे कैन शुगर भी कहते हैं सुक्रोज को। चलिए नेक्स्ट है विच इज़ द डाइसैकेराइड, इनमें से कौन सा एक डाइसैकेराइड है। चलिए ऑप्शन ए दिया गया ग्लूकोज, बी है माल्टोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज और डी दिया गया है सेलुलोज। तो इनमें से डाइसैकेराइड कौन सा है, तो जो माल्टोज है दोस्तों वो हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि माल्टोज क्या है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज प्रोड्यूस, यानी कि अगर लैक्टोज का हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ऑप्शन बी है 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज और डी दिया गया है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द लैक्टोज। तो अगर हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करा दें यानी जल अपघटन करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्राप्त हो जाएगा और 1 मॉलिक्यूल लैक्टोज का प्राप्त होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेड्यूस टॉलन एजेंट, इनमें से कौन सा टॉलन एजेंट रिड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कैन शुगर, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी दिया गया है स्टार्च और डी दिया गया है सेलुलोज। तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सा जो है टॉलन एजेंट को रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज जो है ये टॉलन एजेंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। लेकिन यहीं पर अगर बात करें सुक्रोज की तो सुक्रोज टॉलन एजेंट और फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, आप दोनों बात याद रखेंगे। ग्लूकोज जो है ये टॉलन एजेंट और फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिड्यूस करता है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लेकिन सुक्रोज नहीं करता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्टोज इज मेड अप ऑफ, माल्टोज जो है वो किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि अल्फा डी ग्लूकोज, बी है अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज, सी है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज और डी दिया गया फ्रक्टोज ओनली। तो जो माल्टोज होता है दोस्तों, माल्टोज जनरली अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ सुक्रोज, कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट सुक्रोज का जो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट है वो क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लैक्टोज एंड ग्लूकोज, बी दिया गया ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, सी दिया गया ग्लूकोज एंड द माल्टोज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सुक्रोज के जो यूनिट होते हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज रिएक्शन विद द एसिडिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म, ग्लूकोज जो है वो रिएक्शन करता है एसिटिक एनहाइड्राइड यानी किसके फॉर्म में, मोनो एसीटेट के फॉर्म में या टेट्रा एसीटेट, या ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पेंटा एसीटेट और डी दिया गया है हेक्सा एसीटेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि ग्लूकोज रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म द पेंटा एसीटेट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटर डी इन द कार्बोहाइड्रेट सिग्निफाइज, यानी कि जो लेटर डी होता है कार्बोहाइड्रेट में ये किसका साइन होता है, ये क्या प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है डेक्स्ट्रोरेटरी, ऑप्शन बी दिया गया मोड ऑफ सिंथेसिस, दिया गया सी है इट्स कॉन्फ़िगरेशन और डी दिया गया है इट्स मैग्नेटिक नेचर। तो जो डी होता है वो क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों, डी जो होता है दोस्तों वो प्रदर्शित करता है इट्स कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसके कॉन्फ़िगरेशन को प्रदर्शित करता है। जो आपका सिंबल डी होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, वो कॉन्फ़िगरेशन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा डी ग्लूकोसिडिक लिंकेज इज फाउंड इन लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, माल्टोज एंड हाइड्रोलिसिस ग्रुप, अगर माल्टोज का हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया अल्फा डी ग्लूकोज प्राप्त होगा, या बी अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त होगा, या ऑप्शन सी है ग्लूकोज और फ्रक्टोज और डी दिया गया फ्रक्टोज ओनली।
तो अगर हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करा दें प्यारे मित्रों, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रक्टोज हैज़, फ्रक्टोज के पास क्या होता है, बेटर टास्क, स्वीट टास्क और टास्क लेस या नथिंग कार्टन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी फ्रक्टोज के पास स्वीट टास्क होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन द हेमीएक्टल रिएक्ट्स व्हेन द हेमीएक्टल रिएक्ट विथ एल्कोहल टू प्रोड्यूस इस। पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों डाई हेनीएसिटल, ऑप्शन बी दिया गया है एल्कोहल, सी है पेप्टाइड और डी दिया गया एसीटेल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेलोपेंसिटिन इज द पॉलीमर ऑफ, एनेलोपेंसिटिन जो है वो किसका पॉलीमर है। ऑप्शन ए दिया गया बीटा डी ग्लूकोज, बी दिया गया अल्फा डी ग्लूकोज, ऑप्शन सी है बीटा डी फ्रक्टोज और डी दिया गया है अल्फा डी फ्रक्टोज का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोस्तों क्या हैं, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या वो एक दूसरे के आइसोमर हैं या एक दूसरे के एनोमर हैं या एक दूसरे के एंटीनोमर हैं। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या हैं आपस में। ठीक है, क्या ये एक दूसरे के एनोमर हैं, एंटीनोमर हैं या आइसोमर हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग बताना है। आप लोग को 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताए हैं, इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो फिलहाल आज हमने लगभग 150 क्वेश्चन की सीरीज़ को पार कर ली है, यानी कंप्लीट करा दी है। जो भी प्रश्न बनेंगे आपके यहीं से बनेंगे। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा और प्रयास करिए कि 2 से 3 बार इसका रिवीजन आप वीडियो देख करके करिए, ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ सके। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप लोग इसको प्राप्त कर पाएंगे। इसका आंसर भी यहां पर होगा, आपको आंसर की भी दी जाएगी, क्वेश्चन में टिक करके ही आपको PDF मिलेगा। ठीक है, तो आज की ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप चाहते हैं इसी प्रकार से मैथ की क्लास, फिजिक्स की क्लास और जूलॉजी और बॉटनी की क्लास, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़ोरदार तरीके से, और आपसे निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, अगर आपको लगा हो कि हमारे लिए इंफॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रोज़ रात 8 बजे आपकी क्लास केमिस्ट्री की संचालित की जाती है, तो आप रोज़ रात लाइव आना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।